हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्किटेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम बातें डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे डाइमराइजेशन। ठीक है, डाइमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जो डाइमराइजेशन बढ़ता है, जनरली इसमें हम B2H6 बनाना बॉन्ड वगैरह इनकी बातें करते हैं। ठीक है। अब जो ये डाइमराइजेशन के दौरान दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक तो बनता है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक बनता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, वो सारी बातें रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे सवाल आता ही आता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद जो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पी ब्लॉक में जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह वाली, जो आप ऑलरेडी पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन रहेगा अपना लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले हम लिख रहे हैं हमारा टॉपिक जो कि है डाइमराइजेशन। ठीक है, इसको हम पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन। अब समझिए, देखिए डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है। या पॉलीमराइजेशन का मतलब कह लो कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, सेम वो दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसको क्या बोला, डाइमराइजेशन कह दिया। या फिर पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल से जुड़ के ठीक है, एक कंप्लीट बड़ा मॉलिक्यूल बना है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है। तो डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, नाम से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइमराइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइमराइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइमराइजेशन। तो दो टाइप की डाइमराइजेशन होती है यहाँ पर। एक होती है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप। ठीक है, एक तो होती है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप और एक होती है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप। ठीक है, दो टाइप की डाइमराइजेशन होती है। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप, एक्चुअली ये जो है ना, ये टाइप जो है ये एक्चुअली बॉन्ड का टाइप है। किसका टाइप है, बॉन्ड का टाइप है। ठीक है, टाइप बॉन्ड। जब डाइमराइजेशन होता है तो इन टाइप के बॉन्ड बनते हैं। जनरली 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड और 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं जनरली। ठीक है। अब ये चीज क्या है, कैसे है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि किसमें आपको ये देखने को मिलता है। तो जैसे BeH2 का जब डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, BeH2 का जब डाइमराइजेशन होगा तब आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेगा। या फिर BH3 का जब डाइमराइजेशन होगा, जिसको हम B2H6 भी बोलते हैं डायरेक्टली, उसमें आपको ये डाइमराइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एल्यूमिनियम के केस में AlH3 होल ट्वाइस, जब ये डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, Al2H6, तब आपको ये डाइमराइजेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गैलियम के केस में गैलियम CH3 होल थ्राइस, ठीक है, का जब डाइमराइजेशन होगा तब आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जब ये बॉन्ड बनता है, इस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। जब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड होगा तभी हम उसको बनाना बॉन्ड कहेंगे।
अदरवाइज नहीं कहेंगे। बनाना बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का डाइमराइजेशन कब होगा? जब एग्जाम्पल आप लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल BCl3 का डाइमराइजेशन करोगे, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? B2Cl6 टाइप का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप BeCl2 का डाइमराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा B2Cl4। इसमें भी आपको जो है बॉन्ड किस टाइप का मिलेगा? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग ही डाल लो, बनाना बॉन्ड। ठीक है, NB2H6। ठीक है, NB2H6 और B2H6 को हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब B2H6 में जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान दो कि B2H6 एक्चुअली है किसका डाइमर? B2H6 है BH3 का डाइमर। ठीक है, BH3 का डाइमर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसके डाइमर बनाओगे, तो B2H6 बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं BH3 बना रहा हूं तो आप जानते हो कि बोरोन के पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये, ठीक है, ये और ये BH3 बन गया। ठीक है, और यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बोरोन के, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन। ये पिंक डॉट जो है ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं येलो डॉट बना रहा हूं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर अभी सेंटर में रखा। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं एक और BH3 बना रहा हूं, कुछ यहाँ पर देखिए, ये और ये। ठीक है, और एक ये, इसमें भी मुझे इलेक्ट्रॉन मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने बॉन्ड पे नहीं बनाया, ये मैंने अभी हाइड्रोजन के ऊपर ही बनाया। इसका रीजन क्या है अभी हम समझेंगे। और ये रहा बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा बोरोन का इलेक्ट्रॉन, और ये रहा बोरोन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए आपके बोरोन के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डाइमराइजेशन में होता क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड बनता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बॉन्ड बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका B2H6 का डाइमराइजेशन। ठीक है, क्या है ये? B2H6। अब एक चीज ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पार्शियल बॉन्ड बनाया तो ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या फिर आपको जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये बॉन्ड एक्चुअली में दिखता है और इसकी स्ट्रेंथ भी एक्चुअली दिखती है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है यहाँ पे? होता यहाँ पे ये है कि ये बॉन्ड जो है वो गायब होके कभी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कभी यहाँ आ जाएगा और यहाँ डॉटेड लाइन आ जाएगी, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ डॉटेड लाइन आ जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे से इस तरीके से इन्वर्जन करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली, ये इधर और ये इधर, ये इधर ये इधर, ऐसे कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमें कंप्लीटली ये बॉन्ड ऑब्जर्व होता है और यहाँ पर भी एक कंप्लीट बॉन्ड ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इनके जो ट्रांसफर होने का टाइम पीरियड है वो बहुत मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर मिलियन टाइम्स ये इधर उधर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्क ही नहीं पता कर सकते कि यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है भी या नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट ही दिखता है। अब यहाँ पे बॉन्ड तो प्रेजेंट दिख रहा है, तो यानी कि अब यहाँ पर इस केस को ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे बॉन्ड बना रहा हूं ये वाला, तो आप यहाँ पर देखिए कि बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन टोटल 3 सेंटर है। कितने सेंटर हैं? 3 सेंटर हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ये पिंक कलर में दिख रहा है, एक येलो कलर में, और इस बोरोन का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड है, और इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है? इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आई?
यही हमारा क्या होता है, बनाना बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बनाना बॉन्ड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का ही बॉन्ड रहेगा। अब सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि पहली चीज तो यहाँ पर कि इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज sp3। क्या है, sp3। और दूसरी चीज, क्या ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बनाना बॉन्ड में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्या है वो बात ये है कि जैसे अगर मैं ये x बॉन्ड लेंथ ले लूं और ये y बॉन्ड लेंथ ले लूं, ठीक है, x एंड y क्या है, x एंड y आर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या है, बॉन्ड लेंथ। x किसकी बॉन्ड लेंथ है, बोरॉन और हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या है, y किसकी बॉन्ड लेंथ है, बोरॉन एंड दूसरा हाइड्रोजन। अब इसको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये जो बीच में है ना, इनको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और इनको बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन। इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनल हाइड्रोजन। ये हो गया टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि B2H6 में टोटल अगर मैं इस x और इस y की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनसे बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है। तो 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगी तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड है यार। ठीक है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, x की बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू y बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, यानी कि ब्रिज बॉन्ड जो है वो साइज में बड़े होंगे एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको इस तरीके से डायरेक्टली भी याद रख सकते हो अगर XYZ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, ये टर्मिनल बॉन्ड हो गया, ये ब्रिज बॉन्ड हो गया। ठीक है, अच्छा इसका प्लेन आपको पता है किस तरीके से होता है? देखो ध्यान से समझो कि अगर मैं इन टर्मिनल हाइड्रोजन और इस बोरोन को इसी प्लेन में मान लूं तो ये जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है ये बोर्ड के बाहर इस तरीके से है और ये वाला बोर्ड के अंदर इस तरीके से है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये दोनों बोरोन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बोरोन है, तो दोनों हाइड्रोजन अगर यूं और यूं है, ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, इस प्लेन में है, ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन यूं और यूं है, तो बाकी ये जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन इन बोरोन के ऊपर और नीचे है। बात समझ में आ रही? 4 हाइड्रोजन तो आगे पीछे और 2 हाइड्रोजन ऊपर एंड नीचे, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में है, 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम एक प्लेन में कितने एटम है, तो मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन कितने हैं, मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन कितने हैं यहाँ पर बताइए। तो देखिए ये अगर बाहर चले गए तो बाकी सारे एक प्लेन में हैं, तो टोटल 6 एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 एटम्स एक प्लेन में है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको B2H6 के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक और चीज क्या कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। अब
ठीक है। बॉन्ड लेंथ जैसे कि ये वाली बॉन्ड लेंथ को मैं अल्फा मान लेता हूं और इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं बीटा मान लेता हूं। तो अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर अल्फा एंड यहां पर बीटा, इन बॉन्ड एंगल्स में अगर हम बात करें तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अल्फा वाला या बीटा वाला? देखो अल्फा में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो अल्फा का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीटा। ठीक है, तो यानी कि टर्मिनल हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन, थीटा ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है, थीटा क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। अब इतनी सी मैथ्स तो आती है। ठीक है, तो यहां पर चीजें क्लियर है B2H6 को लेकर क्या कहानी है। ठीक है, एक तो इसका प्लेन आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इसके बारे में कुछ ये जनरल बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। ठीक है, B2H6 को लेकर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं BeH2 होल ट्वाइस की। ठीक है, BeH2 होल ट्वाइस की, तो यहाँ पर BeH, देखो ये डाइमर जो है, ये जो डाइमर है ये किसका डाइमर है? ये BeH2 का जब हम डाइमराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? B2H4 ये बनेगा। ठीक है, तो BeH2 ध्यान से देखिए कैसे होता है, ये एक H, ये एक H। ठीक है, दूसरा ये H, ये H। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखता है और यहां पर आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिए, अगर मैं बोरोन के इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन येलो कलर में, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन येलो कलर में। ठीक है, और हाइड्रोजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये रहे पिंक कलर में, ये रहे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पिंक कलर में, ये रहे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पिंक कलर में। तो यहाँ पर आपको बनाना बॉन्ड ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए, ये अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पर ये आपको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक बनाना बॉन्ड है। क्या है? बनाना बॉन्ड है। बाकी बनाना बॉन्ड के बारे में जो भी सारी बातें हैं वो आप देख सकते हो। तो ये जो B2H4 है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वेपर स्टेज में है, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म किसमें है? वेपर फॉर्म। वहीं अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात करूं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पॉलीमर फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है देखिए, ये हो गया, ये 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 ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो पॉलीमर है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको बनाना बॉन्ड देखने को मिलते रहते हैं। तो ये इन सॉलिड स्टेट है, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बातें। यहाँ पर ये जो है ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। कैसा है? प्लेनर है। प्लेनर क्यों है? अब ये भी बताने वाली चीज नहीं है। प्लेनर क्यों है? यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल के देखो, हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे? sp2। तो हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम क्या है? बेरिलियम की क्या है? sp2 है।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली एक ही प्लेन में है। कहाँ है? एक ही प्लेन में है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बातें। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है किसमें? AlCl3 के डाइमर में। तो जब हम AlCl3 का डाइमर बनाएंगे क्या बनेगा? देखो, जब हम इसका डाइमर बनाएंगे तो बनेगा Al2Cl6। क्या बनेगा? Al2Cl6 डाइमर बनेगा। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो कि Al2Cl6 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो Al एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एक Cl ये रहा, ठीक है, क्या लेना है हमें? Cl लेना है, ये Cl रहा, ठीक है, और एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ठीक है। यहीं पे सेम एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसा B2H6 का था, ठीक है, B2H6 का, ये देखो, ठीक है। लेकिन देखो, जब B2H6 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता था और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है? 3-3 लोन पेयर अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? 3-3 लोन पेयर अवेलेबल है, और साथ ही एल्यूमिनियम के पास क्या अवेलेबल है? वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा? यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ देखने को मिलेगा। इस क्लोरीन ने इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया एंड इस क्लोरीन के लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये भी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं, ठीक है। जैसे ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, 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 ये भी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये भी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही सी, ठीक है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ही सी। ये लोन पेयर दिए गए हैं क्लोरीन के, ठीक है, ये लोन पेयर दिए गए हैं क्लोरीन के। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर देखिए, इसकी बात करते हैं, इस पार्ट की। तो यहां पर देखिए, ये 3 सेंटर है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ठीक है, 3 सेंटर्ड है। तो यहां लिखते हैं 3 सेंटर्ड, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई, यानी कि ये लोन पे यूज हुआ है। तो यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे, एक कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और ये कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पर ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट क्या है? यहां पर कंप्लीट है। और स्पीशीज कैसी है? नॉन प्लेनर है, ठीक है, नॉन प्लेनर स्पीशीज है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर और क्या है कि अगर मैं यहां पर बॉन्ड एंगल की मेंशन करूं, बॉन्ड एंगल मेंशन करने लगूं, ठीक है, इसको मेंशन करते हैं। ये एक बॉन्ड एंगल है अल्फा, ठीक है, और ये एक बॉन्ड एंगल है बीटा।
तो बताइए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा है, अल्फा या बीटा, बताइए। तो यहाँ पर जो है कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा है, देखो यहाँ पर ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअल ओवरलैपिंग हुई है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करें, अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करें तो अल्फा जो है वो बड़ा है बीटा से, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करें, जैसे मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू x, y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू x। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया किसका, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ पर डाइमर क्यों बना, क्योंकि जब AlCl3 होता है तो ये भी एक हाइपोवैलेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाइपोवैलेंट नेचर का रखता है, इसीलिए यहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ, ठीक है। और B2H6 में भी डाइमराइजेशन क्यों, BH3 में भी डाइमराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये भी क्या होता है, हाइपोवैलेंट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है इसका, ठीक है, क्या रहता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन की बात। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर BH3 लिया था, ठीक है, BH2 का BeH2 लिया था, ठीक है, BeH2 का डाइमराइजेशन किया था, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं BeCl2 का डाइमराइजेशन करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, BeCl2 का अगर मैं डाइमराइजेशन करूंगा तो देखो Be वही सेम, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन, क्लियर। और यहाँ पे आप जानते हो इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है, और ये लोन पेयर क्या होंगे, डोनेट हो जाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रहेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर, तो sp2 है तो यानी कि मॉलिक्यूल तो प्लेनर रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल तो प्लेनर रहेगा। उसके बाद अगली चीज, अगर ये प्लेनर है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट, देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑफ बेरिलियम, यानी कि इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, इनसफिशिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरीके से ये BeCl2 किस में था, वेपर फेज में, जैसे BeH2 वेपर फेज में था, ये भी वेपर फेज में है। सॉलिड फेज में क्या होगा, सॉलिड फेज में पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा, तो पॉलीमर एग्जिस्ट इन BeCl2 सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहां मैं मतलब बताना चाह रहा हूं कि इन सॉलिड स्टेट BeCl2 एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, ठीक है, इंग्लिश आती है मुझे, बस समझ जाना। देखो Be और यहां पर Cl, यहां Be, यहां Cl, यहां Be एंड यहां Cl, ठीक है। और यहां पर फिर Cl, यहां Cl, ठीक है, और यहां Cl, और यहां पर ये इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है।
ये कहीं आगे दे रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पे कोई आ रहा होगा Cl। तो इस तरीके से कंटिन्यू पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेज, ठीक है, और प्लेनर होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होता है, बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, नहीं sp3 है, सॉरी प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp3 4 बॉन्ड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 है यानी कि sp3 है, तो नॉन प्लेनर होगा। ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हो गया आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बातें, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको स्टेबिलिटी के बारे में पता चले कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। अभी मैं यहाँ पर कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेलियम, थैलियम, ठीक है। फिर यहाँ पर कहे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टैन, लेड, ठीक है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एस्टेटाइन, एस्टिमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। फिर यहाँ आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में समझाना क्या चाहता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए हम बात क्या कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि एज वी मूव डाउनवर्ड्स इन पीरियोडिक टेबल, the stability of lower oxidation state, the stability of lower oxidation state increases, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, ग्रुप वाइज, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए। जैसे बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एक तो +1 कर सकता है एंड +3 कर सकता है। कैसे, देखो बोरोन की जब मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होती है 2s2 2p1, ठीक है। और थैलियम की अगर मैं लिखूंगा तो ये सेकेंड पीरियड में है इसलिए 2 से, ये थर्ड, सिक्स्थ, तो 6s2 6p1 इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इनकी वैलेंस ns2 np1, ठीक है, ये रहेगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, +3 and +1, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कार्बन की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ns2 np2 हो जाएगी। तो यानी कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, एक तो +4 कर सकते हैं और एक +2 कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये पहला np का इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो np1 का निकलेगा क्योंकि वो बाहर वाली शेल है। यहाँ पर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2 np3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2 np
4 और इसकी क्या होगी NH2NP5, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर +3 भी शो कर सकता है एंड +5 भी शो कर सकता है। पहले हायर वाली लिखनी है, +5 एंड +3, +6 एंड +4, +7 एंड +5, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये शो नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बाकी एलिमेंट शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन 3 ग्रुप को लेकर ही बात कर लेंगे, बाकी समझना कॉमन सेंस वाली बात रहेगी। स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि जैसे ये +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, तो जैसे बोरोन जो है +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है, थैलियम जो है +3 भी शो कर सकता है, +1 भी शो कर सकता है। तो ऊपर वालों के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ऊपर वालों के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो +3 का ज्यादा है और यहाँ पर +1 का ज्यादा है, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है। तो यही सिलसिला चलता रहता है जब आप जैसे +3 +1 +3 +1 +3 +1 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। तो पहले यहाँ पर तो +3 ज्यादा शो होती है, यहाँ पर +1 +1 +1 +1 और +3 ज्यादा शो होती है और यहाँ पे +1 ज्यादा शो होती है। यूं मान के चलो कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती और ये यहाँ पर ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम भी आपने जनरली +3 में ही देखा होगा, +1 में रेयरली देखा होगा, ठीक है। तो यानी कि ऊपर के 2 जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, नीचे वाला लास्ट जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और बीच के 2 जो है वो ऑलमोस्ट दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, नियरली दोनों में स्टेबल रह पाते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि +3 से जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, पहले +3 ज्यादा स्टेबल है, फिर +3 और +1 भी स्टेबल होने लग गई और लास्ट हेलियम में जाते जाते +1 स्टेबल हो गई, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गई। अब ऐसा क्यों होता है वो समझने वाली कहानी है और समझेंगे, लेकिन पहले होता क्या है वो समझ लो। सिमिलरली कार्बन में भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो कार्बन में भी +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, +4 एंड +2 होती है, +4 एंड +2 होती है, +4 एंड +2, +4 एंड +2। तो यानी कि यहाँ पर डाउन द ग्रुप कौन स्टेबल है +2 और ऊपर कौन स्टेबल है +4 और यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही ज्यादा, यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे लेड जो है +4 ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, +2 ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मोर स्टेबल +2 फॉर्म में रहता है लेड। बात समझ में आ रही है। सिमिलर केस आपको ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर भी +5 एंड +2 सॉरी +3 ठीक है, +5 एंड +3 +5 एंड +3 +5 एंड +3 +5 एंड +3। यहाँ पर भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो +3 ज्यादा स्टेबल, यहाँ +5 ज्यादा स्टेबल, ठीक है। +3 एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर +3 ज्यादा स्टेबल है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप हम मूव करते जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखो ये कौन सा पीरियड है, अब मैं यहाँ पे पीरियड लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पीरियड लिख रहा हूँ कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पर ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। अब आप जानते हो कि सिक्स्थ पीरियड में एफ ब्लॉक इन्वॉल्व हो जाती है, सिक्स्थ पीरियड में क्या इन्वॉल्व हो जाता है, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी क्या रहती है, पुअर शील्डिंग पावर रहती है, क्या रहती है,
पुअर शील्डिंग पावर रहती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं बोरोन और थैलियम के केस से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना नेक्स्ट में। जैसे कि अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np1, ठीक है, या NS2Np1 तो रहती ही है, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारा 2S2 2p1। और जब मैं थैलियम की बात करूं तो वो होती है 6S2 6p1, ठीक है। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। अब आप देखिए कि जब बोरोन की बात होती है तो जब ये NS है और ये Np है, ये मान लीजिए ये है आपकी 2p, ये है 2s, दो इलेक्ट्रॉन आपके इसमें प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हम थैलियम की बात करते हैं, थैलियम की जब हम बात करते हैं तो 6s2 और 6p1 के बीच में 5d भी इन्वॉल्व हो जाता है, 4f भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि s और p, जैसे मैं थैलियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वापस से इधर देखिए, मैं यहाँ थैलियम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये 6s बनाई मैंने। अब यहाँ पे तो 2s के बाद 2p आ गई, लेकिन यहाँ पर जहां 6p है उनके बीच में यहाँ पर 4f भी प्रेजेंट है और 5d भी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये s, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है, लेकिन ये देखो न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और 6p का जो एक इलेक्ट्रॉन है उस तक वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम पहुंच रहा है, ठीक है। बीच में ये शील्ड कर रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। और इस शील्डिंग की वजह से इसको निकालना क्या है, इजी है, और इसको, इन दो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, हार्ड है, ठीक है। ड्यू टू शील्डिंग पावर इन दोनों को निकालना क्या है, डिफिकल्ट। इसीलिए थैलियम जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन वो निकल नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी शील्डिंग पावर ये कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये आसानी से निकल गए। 6p1 के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गए, लेकिन 6s2 के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पा रहे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +3 जो है वो ज्यादातर शो नहीं होती, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। और बोरोन के केस में क्या है कि +3 ज्यादा हो रही है, +1 शो नहीं हो रही। तो देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई शील्ड करने के लिए है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई स्टेबिलिटी को लेकर। चलिए अब इससे क्या बात समझ में आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मैं लेड की बात करूं तो Pb+4 जो है वो कम स्टेबल है +2 से। तो यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि PbCl4 ज्यादा स्टेबल है या PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर देखिए कि लेड जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और लेड के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कि यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, थैलियम की बात करते हैं। जैसे थैलियम में देखिए, थैलियम में +3 कम स्टेबल है, +1 ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि थैलियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है या थैलियम क्लोराइड
ट्राइक्लोराइड ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। आप जानते हो कि +1 ज्यादा स्टेबल है थैलियम के लिए, तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स देखे जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद अगली जो टॉपिक है इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, वो भी आप पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल में कि डाउन द ग्रुप जो है, डाउन द ग्रुप जनरली साइज बढ़ती है। बस खाली आपको एक जगह ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम गैलियम में, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम में जो साइज है ऑलमोस्ट नियरली सेम हो जाती है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, और लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्ड आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाती है क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस आ जाता है तो वही से उल्टा हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सारे फंडे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये सारी कहानियां आपको अच्छे से आती है। तो अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट वगैरह चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब वीडियोस आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप विजिट करिए, जाके देख सकते हैं इन सबको। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।